कोई भी रिसर्च करते हैं, एक होता है डिडक्टिव मेथड और एक होता है इंडक्टिव मेथड। सबसे पहली बात, डिडक्टिव मेथड इज ए स्टैटिक एनालिसिस एंड इंडक्टिव मेथड इज ए डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक एनालिसिस में डिफरेंस क्या है? स्टैटिक का मतलब है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम क्या क्या स्टडी कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक एनालिसिस। कि वो रुका हुआ है, स्टेशनरी पोजीशन में है, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक एनालिसिस। वो डायनामिक एनालिसिस का मतलब वो चेंज होता रहता है, तो उसके जो चेंज है उसको स्टडी करना, वो एक डायनामिक एनालिसिस का पार्ट है। तो डिडक्टिव मेथड जो है स्टैटिक एनालिसिस का पार्ट है, वो इंडक्टिव मेथड जो है वो डायनेमिक का पार्ट है। अच्छा, डिडक्टिव मेथड जो है वो होता क्या है असल में, वो देखते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रायर मेथड। प्रायर मेथड, प्रायर का मतलब जो हो चुका है, जो पीछे हो चुका है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड एनालिटिकल मेथड, ये तीन नाम है इसके। तीनों आपको याद होने चाहिए, किसको और किन किन नाम से हम जानते हैं। इन दिस मेथड द लॉज और थ्योरीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल अजम्पशन। जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं, कोई थ्योरी बना रहे हैं, कोई लॉ बना रहे हैं, वो किसके बेसिस पे बनता है? कुछ फंडामेंटल अजम्पशंस हम यूज करते हैं। ऑलराइट, फंडामेंटल अजम्पशन की यूज करते हैं मॉडल को सिंप्लीफाई करने के लिए। कोई भी हम मॉडल बना रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए, मॉडल की सिंप्लीफिकेशन के लिए हम डिडक्टिव मेथड का यूज करते हैं, अजम्पशंस का यूज करते हैं। इन दिस मेथड द लॉजिक प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर्स। अभी मैं आपको इजी टर्म में बताता हूँ कि डिडक्टिव मेथड होता क्या है। फॉर एग्जांपल, हमारे सामने कोई एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारे सामने क्या है कि इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है। इन्फ्लेशन का मैं कोई थ्योरी बनाना चाहता हूँ इन्फ्लेशन के रिगार्ड। तो मैं क्या करूंगा, मार्केट में जाके देखूंगा कि कैसे इन्फ्लेशन बिहेव करती है, उसका बिहेवियर स्टडी करूंगा मार्केट में जाकर। और जैसे मार्केट में उसका बिहेवियर स्टडी कर रहा हूँ, उससे मैं ऑब्जर्वेशन लूंगा कि इन ग्राउंड रियलिटी क्या हो रहा है। वो जो ऑब्जर्वेशन है, उससे फिर मैं अपनी थ्योरी बनाऊंगा। इसी को बोलते हैं डिडक्टिव मेथड, कि आप डिड्यूस कर रहे हो कहीं से आप डाटा ले रहे हो, आप रियलिटी को एक थ्योरी की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल के न्यूटन ने ग्रेविटी का लॉ बनाया, तो उसने डिड्यूस किया किससे? जब उसके सर पे सेब गिरा। ठीक है, तो एक तरह से वो डिडक्टिव रिसर्च थी। तो इसमें जो लॉजिक है वो जर्नल मतलब हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमारे जर्नल इन द एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, वहां से हम पर्टिकुलर एक थ्योरी बनाते हैं, जर्नल टू पर्टिकुलर। फॉर एग्जांपल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारे आसपास होता है, वो रियलिटी है। उससे हमने डिड्यूस करके उसको एक लॉ के फॉर्म में बना दिया। ऐसे ही लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, ये सारे लॉ जो हैं वो डिडक्टिव मेथड से प्रिपेयर किए गए हैं। उसके बाद क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फॉलोड डिडक्टिव मेथड। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट किसको बोलते हैं हम? जो केन्स के पहले जो भी इकोनॉमिस्ट थे, इजीली इजी वे में आप समझ सकते हो। केन्स के प्रायर में जो भी इकोनॉमिस्ट थे, उसको हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का पार्ट बोल देते हैं, क्लासिकल थ्योरी का पार्ट बोल देते हैं। तो वो किस चीज को यूज करते थे? डिडक्टिव मेथड को यूज करते हुए थ्योरीज बनाने के लिए। उसके बाद हम चलते हैं इंडक्टिव मेथड में। इंडक्टिव मेथड जो है ऑल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम क्या क्या है? फर्स्ट इज हिस्टोरिकल मेथड, सेकंड इज स्टैटिस्टिकल मेथड। कि एक हिस्टोरिकल मेथड है, जो हम हमारे पास डाटा है मान लो किसी भी चीज का, उस डाटा का यूज करके हम अपने रूम में बैठ के कोई थ्योरी बना रहे हैं। ठीक है, उसको हम बोलेंगे इंडक्टिव मेथड। कि हम कहीं ग्राउंड से कोई रियलिटी नहीं देख रहे, हमने हमारे पास डाटा है, फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट का डाटा है हमारे पास, स्टॉक मार्केट के डाटा का एनालिसिस कर रहे हैं हम। ठीक है, उसको बोलेंगे हम इंडक्टिव मेथड। इन दिस मेथड द लॉ और थ्योरीज आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट और स्टैटिस्टिकल डाटा। कोई कोई फैक्ट है हमारे पास, ठीक है, कोई थ्योरीज है, उसको हम डिफाइन कर रहे हैं। इसमें क्या करते हैं हम, ग्राउंड रियलिटी का कोई हमारे को नॉलेज नहीं होता, हम प्योरली फैक्ट या फिर डाटा के बेस पे
कोई ना कोई जो रिसर्च है, जो अपना लॉ है, जो थ्योरी है, वो हम बनाते हैं। इन दिस मेथड द लॉजिक प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। अब डिडक्टिव मेथड में क्या था, जर्नल लॉजिक से हम पर्टिकुलर लॉजिक पे जा रहे थे। उसका मतलब क्या है कि जर्नल हमारे आसपास जो हो रहा है उससे हम कोई ना कोई थ्योरी बना लेते थे। इस केस में उल्टा है, इस केस में हम थ्योरी पहले बनाते हैं, फिर उसको जनरलाइज करते हैं। साइंस में इंडक्टिव मेथड का बहुत यूज होता है। ठीक, इंडक्टिव मेथड का बहुत यूज होता है साइंस में पर्टिकुलरली। आजकल इकोनॉमिक्स या फिर और सोशल साइंसेज में भी इंडक्टिव मेथड का काफी यूज करते हैं। तो इसमें क्या करना है हमको, पर्टिकुलर कोई डाटा लेना है, कोई कोई फ्रेमवर्क हमने बना लिया, उससे हमने कोई थ्योरी बना ली, उस थ्योरी को अब अप्लाई करना है जर्नल, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई करना है, उससे कोई 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 नियम निकालना है, कोई लॉ निकालना है, राइट। इकोनॉमिक्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन में, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल ये भी प्रोडक्शन में, पॉपुलेशन थ्योरीज। ठीक है, ये 3 एग्जांपल जो है आपको याद होनी चाहिए कि ये कौन से मेथड की हैं। अगर आपको ना भी याद हो तो आपने ये सोचना है कि ये जो एग्जांपल्स हैं, क्या ये हम रोजमर्रा की आम जिंदगी से ली हुई एग्जांपल है या उसको देने वाले एग्जांपल है। अगर उससे लेने वाले एग्जांपल है कि उसको सोच के हमने बनाया हुआ है, तो डिडक्टिव मेथड का पार्ट हो जाएगा। अगर कोई ऐसी कोई साइंटिफिक थ्योरी है जिसको जिसको हम उल्टा अप्लाई कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, तो वो क्या है, इंडक्टिव मेथड का पार्ट हो जाएगा। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट फॉलो इंडक्टिव मेथड। ठीक, आजकल जो इकोनॉमिस्ट है वो इंडक्टिव मेथड को ज्यादा फॉलो करते हैं। हम डाटा रिलेटेड जो रिसर्चेज है वो उस पर ज्यादा जोर देते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. ऑलराइट, Yes, sir. आगे है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स। मैं दूसरी स्लाइड पे समझाता हूँ आपको। सेंट्रल प्रॉब्लम्स, number 1 is what to produce, number 2 is how to produce, number 3 is for whom to produce। ये हमारे सामने 3 क्वेश्चन है, what to produce, how to produce and for whom to produce। अब फर्ज करिए आपके पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन भी है फॉर एग्जाम्पल। अब आपको पता है कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये आपके पास लिमिटेड है, राइट। ये हमने पहले स्टडी किया हुआ है। डेफिनेशन में हमने देखा था कि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अब इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हम यूज कर सकते हैं, किसमें यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री हमने बना ली, उससे हम आउटपुट ले रहे हैं, राइट। ये इनपुट्स है ना सारे, इन इनपुट्स का यूज करके हम कोई ना कोई आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक, अब पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट टू प्रोड्यूस। कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इस एक और बात मैंने आपको बताई थी, ऑल्टरनेटिव यूजेस। फॉर एग्जांपल आपके पास लेबर है, लेबर का यूज आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। लेबर जो है वो घास भी काट सकती है, लेबर जो है वो टीच भी कर सकती है, लेबर जो है वो फैक्ट्री में बोल्ट को कस भी सकती है। तो उस लेबर के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं, ऐसे ही लैंड के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं, ऐसे कैपिटल के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हमको क्या प्रोड्यूस करना है, इन इन सब का यूज करके हमको कौन सी आउटपुट चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है हमारे सामने, राइट। क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, इसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं। तो उस यूजेस को देखते हुए हमने आउटपुट में हमारे को क्या चाहिए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन, हाउ टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूस करने के काफी तरीके होते हैं, प्रोडक्शन टेक्निक्स। प्रोड्यूस करने के, प्रोडक्शन के काफी तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी में ज्यादा लेस लेबर, मोर कैपिटल, या फिर मोर मोर लेबर लेस कैपिटल।
फॉर एग्जांपल कार का एग्जांपल लेते हैं हम। कार जो है उसको हम ज्यादा लेबर और थोड़ी सी मशीनों से भी बना सकते हैं, ज्यादा काम करके, राइट, जैसे पुराने टाइम पे होता था। या फिर आज के समय पे कम लेबर, सॉरी, आज के समय पे कम लेबर एंड ज्यादा मशीन्स का यूज करके भी हम उस कार को बना सकते हैं। तो उसको बनाने के कई तरीके हैं, उसको बनाने के डिफरेंट डिफरेंट कई तरीके हैं। उस तरीकों में से हमको कौन सा चूज करना है, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। हमको ज्यादा लेबर लगानी है, लेस कैपिटल लगानी है, या फिर हमको लेस लेबर लगानी है या फिर ज्यादा कैपिटल लगानी है। समझ गए? समझ में आ रहा है ना अभी तक? Yes, sir. अच्छा, अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इरेज कैसे होते हैं। कि क्वेश्चन तो लिखे हुए हमारे सामने कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है ना, पर ये आते कहाँ से है? एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट हम देखते हैं इसको। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अच्छा, अभी हमने आउटपुट जो है फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस कर ली, ठीक है। कैसे प्रोड्यूस की? कोई ना कोई एक मेथड हमने यूज कर लिया, लेस लेबर फॉर एग्जांपल, मोर कैपिटल वाला मेथड यूज करके हमने आउटपुट बना ली कार। अब वो कार जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी अमंग पीपल, वो क्वेश्चन है। उसका प्राइस क्या होगा? क्या वो लग्जरी आइटम है या वो नॉर्मल आइटम है? ठीक। तो हमारे सामने ये भी ऑप्शन है कि हम कार बनाने की फैक्ट्री लगा रहे हैं, हमने लेबर और कैपिटल भी लगा दी है, पर हमारे सामने ये, हमारे को ये भी देखना पड़ेगा कि हम कार किसके लिए बना रहे हैं, राइट। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए हमको प्रोडक्शन करनी है? गरीबों के लिए करनी है, अमीरों के लिए करनी है, मिडिल क्लास के लिए करनी है, अपर मिडिल क्लास के लिए करनी है? तो ये तीन क्वेश्चन जो है ये हमारी इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम्स है। ये हर आपको हर प्रोडक्शन मेथड में आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी। ऑलराइट, इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं। ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एवरी इकोनॉमी फेसेस प्रॉब्लम। कौन कौन सी है? व्हाट टू प्रोड्यूस? इकोनॉमी शुड प्रोड्यूस समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। शुड, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? जो हमारे पास डिमांड होगी। अगर आपने कार बना ली, उसकी कोई डिमांड नहीं है, तो आप उसको प्रोड्यूस नहीं करोगे, राइट। फर्दर, if the present is given importance to the resources are diverted on the production of consumer goods. अब गुड्स में हम दो तरह की गुड्स देखते हैं, कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि कंज्यूमर गुड की एग्जांपल एक हो गई कार, कैपिटल गुड की एग्जांपल होगी मशीन। अगर हमने प्रेजेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, प्रेजेंट लोगों के बारे में ज्यादा सोचना है, तो हम क्या बनाएंगे? कार बनाएंगे। अगर हमको फ्यूचर की ज्यादा चिंता है कि हमने ग्रोथ लेके आनी है इकोनॉमी में, ज्यादा फैक्ट्रीज लगानी है, ज्यादा प्रोडक्शन करनी है ना, ज्यादा प्रोडक्टिव कैपेसिटी बनानी है, तो हम क्या है, मशीन्स को ज्यादा यूज करेंगे, ठीक। फ्यूचर इज गिवन इंपॉर्टेंस, द रिसोर्सेज आर डाइवर्टेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड। अगर फ्यूचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस है तो हम कैपिटल गुड्स बनाएंगे। अगर प्रेजेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो हम कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे, कंज्यूमर के लिए, जो अभी कंज्यूमर हमारे पास प्रेजेंट है। पर कैपिटल गुड्स से क्या होगा कि हम जो फ्यूचर में हमारे पास कंज्यूमर आने वाले हैं उनके लिए प्रोडक्टिव कैपेसिटी हम बिल्ड कर रहे हैं, राइट। आगे अगला क्वेश्चन है, हाउ टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम इज राइजिंग बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ सम रिसोर्सेज। A country may produce by labor intensive techniques और capital intensive technique। लेबर इंटेंसिव का मैंने बताया कि मोर लेबर लेस कैपिटल, कैपिटल इंटेंसिव का मोर कैपिटल लेस लेबर, डिपेंडिंग अपॉन इट्स मैन पावर एंड स्टॉक ऑफ कैपिटल। अगर इकोनॉमी के पास, जैसे इंडिया की इकोनॉमी है, उसके पास लेबर ज्यादा है, ज्यादा लेबर है, कैपिटल कम है हमारे पास, तो हमको आप बताइए कौन सा मेथड ज्यादा सूट करेगा, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव? Labor intensive. ऑब्वियसली। तो हम क्या, हमारे को एज ए इकोनॉमी हमारे को क्या चाहिए कि हमको लेबर इंटेंसिव जो टेक्निक्स है उसका यूज करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, राइट। अगला क्वेश्चन, फॉर होम टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट पॉलिसी डिटरमिन व्हाट आर द कमोडिटीज टू बी प्रोड्यूस एंड फॉर होम।
गवर्नमेंट पॉलिसी इंश्योर करती है कि कौन सी चीजें प्रोड्यूस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सिगरेट या फिर अल्कोहल फॉर कंजम्पशन, ये जो चीजें हैं गवर्नमेंट ये चाहती नहीं है कि लोग ये कंज्यूम करें, राइट। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस पे टैक्सेस लगाती है ज्यादा, क्योंकि इसका प्राइस इंक्रीज होगा तो लोग इसको कम कंज्यूम करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑन द अदर हैंड कि अगर हमारे पास है वीट का फ्लोर, आटा आटा लगा लो आप, वीट आटा है ना, जिसको हम घर में आम यूज करते हैं। फिर एजुकेशन हो गया। तो ये जो चीजें हैं जो सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कंज्यूम करें या फिर इनका यूज करें, तो सरकार उन पे जो टैक्सेस है वो कम कर देती है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी डिसाइड करती है कि कौन सी कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है और किसके लिए करना है, राइट। One can make a conjecture from the pattern of production of the country. If the government decide to produce more ordinary buses than luxury car, then one can understand that the country is producing for the poor, not for the rich. ठीक है जी, एग्जांपल दे दी कि अगर किसी कंट्री में नॉर्मल बसेस ज्यादा बन रही हैं एज कम्पेयर टू लग्जरी कार्स, तो क्या है, गवर्नमेंट जो है वो जो मासेस है, जो पुअर है, जो लोग हैं, उन पे ज्यादा फोकस कर रही है एज कम्पेयर टू रिच पे फोकस करने का। यहाँ तक सब क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं? सर। यस सर। आगे हम चलते हैं। अगला चैप्टर हमारा यूटिलिटी, वेल्थ एंड प्रोडक्शन। अब यूटिलिटी के बारे में आपको पता ही होगा। यूटिलिटी इज ए मेजर बाय विच कंज्यूमर स्केल ऑफ प्रेफरेंस ऑन ए गुड्स और सर्विसेज क्वांटिफाइड। इस लाइन का आगे पढ़ लेते हैं पहले। प्रोडक्शन ऑन द अदर हैंड इज क्वांटिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूज ऑफ एफिशिएंट कॉम्बिनेशन। अच्छा, यूटिलिटी का मतलब क्या है? यूटिलिटी का मतलब यहाँ पे क्या बता रखा है? प्रेफरेंस। प्रेफरेंस, पहला वर्ड है प्रेफरेंस, दूसरा वर्ड है क्वांटिफाइड। यूटिलिटी एक मेजर है, एक टूल है हमारे पास, जिससे हम क्या मेजर कर सकते हैं कि प्रेफरेंस क्या है कंज्यूमर की, राइट। अगर एप्पल से आपको 3 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही है एंड मैंगो से आपको 5 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही है, तो आपकी प्रेफरेंस मेरे को पता लग गई कि आप किसको प्रेफर करोगे, मैंगो को, राइट। तो ये जो मैंने 3 यूटिल्स और 5 यूटिल्स लिखा है, इसको मैंने क्या किया, क्वांटिफाइड कर दिया। क्वांटिफाइड मतलब नंबर्स में लिख दिया मैंने, कि मैं नंबर्स में इसको गिन सकता हूँ। तो यूटिलिटी क्या है? किसी भी चीज को क्वांटिफाई करने का। क्यों करने का? क्योंकि हमारे को उसका प्रेफरेंस देखना, ठीक है जी। किसी भी चीज की यूटिलिटी का मतलब क्या बनता है कि हमने उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। नंबर्स में कन्वर्ट करने के बाद हमको उसकी प्रेफरेंस का पता चल गया कंज्यूमर की, कि वो क्या प्रेफर करता है। वो एप्पल को प्रेफर करता है, मैंगो को प्रेफर करता है, राइट। उसके बाद जो प्रोडक्शन है वो क्या करता है? क्वांटिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूज ऑफ एफिशिएंट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इनपुट्स। इस लाइन का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड है, मेथड 1, मेथड 2, ऐसे ही इनफाइनाइट काफी मेथड हो सकते हैं। इसमें 10 लेबर है, 2 कैपिटल है, इसमें 5 लेबर है, 5 कैपिटल है, ठीक। इसमें 2 लेबर है एंड 10 कैपिटल है। तो ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का यूज करके कोई ना कोई चीज जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स कमोडिटी में प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो प्रोडक्शन क्या है कि इन तीनों मेथड में से जो भी ज्यादा एफिशिएंट होगा, एफिशिएंट, जो भी मेरे को ज्यादा एफिशिएंसी देगा, वो मैंने मेथड उठा लेना है। फॉर एग्जांपल मेरे को मेथड 1 जो है वो ज्यादा एफिशिएंट मिलता है, तो मैंने ये मेथड उठा लिया और इसके कॉम्बिनेशन से मैंने इसको इनपुट दिया, से आउटपुट ले लिया। यही है मेरा प्रोडक्शन। मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, उसमें से एक मेथड मैंने यूज किया, उसमें इनपुट डाला और उससे आउटपुट ले लिया। ये सारा मेरा क्या है? प्रोडक्शन है। आगे वेल्थ की बात करते हैं। द स्टॉक ऑफ गुड
under the ownership of a person or a nation is called wealth. Stock, यहाँ पे लिखा ना stock, तो ये क्या है? Stock है, एक one point on point of time. What is the difference between stock and flow? बताइए मेरे को कोई। ਸਰ दो- ਸਟਾਕ ਕਨਸੈਪਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। Yes, yes. तो wealth क्या है हमारा? स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है? The stock स्टॉक concept. concept. स्टॉक कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना? Stock concept. Yes, sir. Yes, sir. अब वेल्थ को हम काफी पार्ट में बांट सकते हैं। नंबर वन इज पर्सनल वेल्थ, स्टॉक ऑफ गुड, यहाँ देखो स्टॉक आ रहा है, स्टॉक ऑफ गुड्स अंडर द ओनरशिप ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल वेल्थ। अब उसकी जो ओनरशिप है किसी भी चीज की, मान लो कोई जमीन है, कोई प्लॉट है, उसकी ओनरशिप जो है वो मेरे नाम पे है, तो वो क्या है? पर्सनल वेल्थ का पार्ट है, राइट? इसमें एग्जांपल देखो, हेल्थ, गुडविल एक्सेट्रा कैन आल्सो बी कंसीडर्ड टू बी पार्ट्स ऑफ इंडिविजुअल वेल्थ, बट इन इकोनॉमिक्स ओनली ट्रांसफरेबल गुड्स आर कंसीडर्ड वेल्थ। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि काफी जो चीजें हैं जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, है ना, जैसे सच्चाई हो गई, कोई कोई बंदा झूठा है, तो वो जो है उसके पर्टिकुलर इंडिविजुअल की वेल्थ है, उसका पार्ट है वो, तो उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते। देयर आर इसलिए वो जो इकोनॉमिक्स में है, इकोनॉमिक्स में हम उसको यूज नहीं करेंगे, हम उसको वेल्थ नहीं बोलेंगे, राइट? नेशनल वेल्थ ऑन द अदर हैंड क्या होती है? द स्टॉक ऑफ गुड अंडर द ओनरशिप ऑफ नेशन इज कॉल्ड नेशनल वेल्थ। इंक्लूड it includes the wealth common property of all the citizen in the country। जो कॉमन प्रॉपर्टी है, हमारे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है, उसको हम अगर ऐड कर दें सबको, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? नेशनल वेल्थ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, इफ द सिटीजन ऑफ ए कंट्री होल्ड ए गवर्नमेंट बॉन्ड, इट इज पर्सनल वेल्थ। गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है? जो गवर्नमेंट इशू करती है अपना एक्सपेंडिचर के लिए, राइट, टाइम टू टाइम, पर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज ए लाइबिलिटी। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? वो लाइबिलिटी है। सो इट शुड बी नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद होना, अपने ध्यान में रखना चाहिए कि हमने गवर्नमेंट बॉन्ड ले लिया, वो हमारी पर्सनल वेल्थ का पार्ट हो गया, हमने कुछ उसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे, हमारी पर्सनल वेल्थ हो गया। पर अगर वो गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी रहा वो, तो इसलिए गवर्नमेंट नेशनल वेल्थ में उसको हम ऐड नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, वेल्थ एंड वेलफेयर। वेलफेयर मीन्स वेलबींग और हैप्पीनेस। जनरली इफ द लेवल ऑफ वेल्थ इंक्रीजेस, वेलफेयर आल्सो इंक्रीजेस। जनरली, ये हमेशा ट्रू नहीं होता, पर जनरली क्या देखा जाता है कि अगर हमारी कंट्री की वेल्थ जो है इंक्रीज होती है, तो उससे जो है कंट्री का वेलफेयर आल्सो इंक्रीज होता है। आगे वेल्थ एंड इनकम। ए पर्सन कंज्यूम्स ए पार्ट ऑफ इनकम एंड सेव द रेस्ट। ठीक है जी, person consumes a part of income and save the rest. These savings are accumulated in the form of wealth. Wealth is a stock owned at point of time. Income is a flow over a period of time. इनकम हमारे पास है, मैं इनकम को y लेके चलता हूँ। इनकम को हम सिर्फ दो पार्ट में यूज कर सकते हैं जनरली। एक तो है कंजम्पशन, दूसरा क्या है? सेविंग। उसके अलावा हम इनकम का कुछ नहीं कर सकते, या तो हम उसको कंज्यूम करेंगे या फिर हम उसको सेव करेंगे, राइट? अब जो सेविंग है, कंजम्पशन तो हमने कर ली, कोई हमने टीवी खरीद लिया, कोई बाइक खरीद ली, कोई स्कूटी खरीद ली, पर जो बच गया कंजम्पशन के अलावा, जो पार्ट बच गया, वो क्या है हमारे पास? सेविंग। और सेविंग जो हम जोड़ते हैं, इकट्ठी करते हैं, जैसे हमारी फैमिली करते हैं इकट्ठी, तो वो क्या बन जाते हैं? हमारी वेल्थ। ठीक है। अब इनकम, इनकम क्या है? इनकम एक आपको पता होगा कि फ्लो कॉन्सेप्ट है, कि हर महीने हमारे पास इनकम आ रही है, हर साल की हमारे पास इनकम आ रही है, तो वो एक फ्लो कंसेप्ट है। तो उसको, फ्लो को हम इकट्ठा करते रहते हैं, कहाँ पे? वेल्थ में। तो वेल्थ जो है एक स्टॉक कंसेप्ट बन जाता है, और फ्लो इनकम जो है वो फ्लो कंसेप्ट बन जाता है। वेल्थ कहाँ से आती है हमारे पास? इनकम से।
आगे हम देखते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जैसे मैंने पहले बताया, क्रिएशन ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग देम इनटू मार्केट फॉर प्रॉफिट, राइट। प्रॉफिट के लिए हम सारा कुछ करते हैं। प्रोडक्शन जो है प्रॉफिट कमाने के लिए, क्रिएशन ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग देम इनटू मार्केट। और इसमें हम जैसे कल हमने देखा था क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी को हम क्रिएट करते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने कल देखे थे, द गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ व्हिच द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज कैरिड आउट आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर आल्सो कॉल्ड इनपुट। इनपुट भी बोलते हैं, इनका यूज करके मैं कोई फैक्ट्री लगाता हूँ, उससे मैं आउटपुट बनाता हूँ, ठीक। अब कल हमने एक और चीज पढ़ी थी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम कोई इनकम भी देते हैं। लैंड की इनकम हो गई रेंट, लेबर की वेजेस, कैपिटल की इंटरेस्ट, एंड ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट। आगे हम देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। पीपीसी इसको हम बोलते हैं। और इसके जो दूसरे नाम है वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे लिए। दूसरे नाम कौन कौन से हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, एंड प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को हम पीपीएफ भी बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो ये सारे एक दो तीन तीन नाम जो इसके हैं, तीनों आपको याद होने चाहिए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये करती क्या है देखते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मैं इसको इकोनॉमी के, होल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से समझाना चाहूँगा। एक पास हमारे पास है लैंड, एक पास हमारे पास है लेबर, कैपिटल लगा लो आप, ठीक। अब इन दोनों का यूज आपको पता है कि हम फैक्टर, हमारे पास कई मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो हम कोई भी मेथड यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4, 1 2 3 4। इन मेथड्स का यूज करके हम प्रोडक्शन कर सकते हैं पूरी इकोनॉमी के लिए, राइट। तो अगर हम इस मेथड को, इन सबको मिला दें एक लाइन से, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इसका काम क्या है कर्व का? ये हमारे को बताता है कि गिवन रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज करके हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. कि हमारे पास गिवन रिसोर्सेज हैं, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसका यूज करके हम कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, हमारे को ये कब ये बताती है। अगर मान लो कि हमारी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है या फिर बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है एफिशिएंसी, हमने नई टेक्नोलॉजी का यूज करना शुरू कर दिया है ना, नई रिसर्चेज होनी शुरू होगी, तो उससे क्या हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो कर्व है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? आउटसाइड, ठीक है। हम सेम मेथड का यूज करके अब ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर किसी कारणवश ये जो एफिशिएंसी हमारी डिक्रीज हो जाती है, तो ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? इनवर्ड। अब हम सेम मेथड का यूज करके कम प्रोडक्शन कर रहे हैं इकोनॉमी में, ठीक है जी। और अगर कोई चीज, मान लो कि फॉर एग्जांपल, इसको एक बार मिटा देता हूँ मैं। मान लो कि यही हमारे पास पीपीएफ है जो पहले थी, और मैं पॉइंट ए पे कंज्यूम प्रोड्यूस करना चाहता हूँ क्योंकि ये एफिशिएंट है, ठीक है जी।
एफिशिएंट प्रोडक्शन है, इससे ज्यादा मैं प्रोड्यूस नहीं कर पाऊंगा, पॉइंट ए से ज्यादा मैं नहीं प्रोड्यूस कर पाऊंगा, उसकी मैं कैपेबल ही नहीं हूँ, तभी इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबल है, इतना ही पॉसिबल है, इसके बाहर इम्पॉसिबल है, इससे बाहर मैं नहीं जा सकता। जब तक कि मेरे पास कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं आती, मेरे प्रोडक्शन मेथड में कोई रिसर्च नहीं आती है ना, तब तक मैं क्या है इस कर पे ही रहूंगा। अगर मैं इस कर पे रह रहा हूँ तो मैं एफिशिएंटली यूज कर रहा हूँ अपने रिसोर्सेज को। अब कोई और इंसान है, वो क्या है, वो यहाँ पे पॉइंट बी पे प्रोड्यूस कर रहा है गिवन रिसोर्सेज का यूज करके। इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ तक जा सकता है, पर वो इनएफिशिएंटली यूज कर रहा है, राइट। तो बी वाला जो है वो इस कर पे जा सकता है, बट ए वाला जो है वो इस कर के बाहर नहीं जा सकता जब तक कि कोई रिसर्च वगैरह ना हो। अभी हम क्लास नोट्स पे चलते हैं। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री एंड प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। PPC shows the various combination of two commodities that can be produced by economy with the given resources and given technology. कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं हम वो गिवन रिसोर्सेज का यूज करके, गिवन टेक्नोलॉजी का यूज करके। फॉर एग्जांपल दो कमोडिटीज ले ली, बटर एंड गन्स, ये हमने पीपीसी बना ली। और हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड अगर यूज करें तो या तो बी पे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, या डी पे, या सी पे। अगर कोई ए पे कर रहा है तो वो इनएफिशिएंट यूज करता है रिसोर्सेज का, ठीक। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, वो क्या है वो भी देखते हैं। पीपी कर्व्स ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऑलवेज क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, बिकॉज व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी इज इंक्रीज्ड, द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी विल बी फोरगॉन। एक का अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं प्रोडक्शन, क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, राइट। वो सारे हमने यूज में कर रखे हैं। अगर हम दूसरी कमोडिटी को बनाना शुरू कर देंगे तो रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है, इसकी वजह से एक की क्वांटिटी हमारे को कम प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। दिस इज ड्यू टू रिसोर्स कंस्ट्रेंट ऑफ द इकोनॉमी। Slope of the PPC at a given point is called marginal rate of transformation, MRT. Slope of PPC को क्या बोलते हैं हम, MRT. It is also called opportunity cost. ये चीज याद रखनी है कि opportunity cost भी इसी को बोलते हैं, किसको, slope. For example, point E कोई ऐसा point है, वहां पे मैंने slope निकाल लिया, slope को क्या बोलते हैं, marginal rate of transformation of that curve, या फिर opportunity cost. It is concave to the origin because marginal rate of transformation goes on increasing. ये हम यहाँ से देख सकते हैं। पॉइंट ए पे MRT जो है, इस जो लाइन है इसका जो एंगल है ये मेरे को स्लोप दिखाता है। लाइन का एंगल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। यहाँ पे एंगल जो है कम है, यहाँ पे बढ़ रहा है, पॉइंट सी पे और बढ़ रहा है, डी पे और बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ लाइन जो है मेरा स्लोप, इसको हम स्लोप बोल रहे हैं। एंगल ऑफ दिस लाइन इज स्लोप विच इज MRT। एंगल ऑफ लाइन बढ़ रहा है तो इसका मतलब MRT भी बढ़ रहा है, उसका मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बढ़ रहा है, राइट। There are some specialized input which are meant for gun factory will be useless in the butter factory. So gradually more and more inputs will be employed. For example के कुछ ऐसे resources होंगे जो बटर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे पर गन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होंगे। इसलिए जो ये कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग भी है, कि अगर आप एक को हटाएंगे तो दूसरे की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इस पीपीसी के रिगार्डिंग, ये सारे आपको याद रखने हैं। इफ द पीपीसी कर्व इज स्ट्रेट लाइन, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट। अगर पीपीसी कर्व जो है मेरी स्ट्रेट लाइन है,
ऐसे स्ट्रेट लाइन है सिंगल, तो इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट है, या फिर बोल सकते हैं MRT कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। All the combination which lie on PPC curve are possible combination. They are possible combination. ठीक, they are attainable actually. The point beyond the PPC curve are impossible combination. यहाँ पे जो point है point B, ये क्या है? Impossible combination है। Shift the PPC curve is nothing but economic growth. ये जो shift मैंने दूसरी पेज पे आपको दिखाई थी, वो क्या है? Economic growth है, efficiency की वजह से। Any point which lies below the PPC curve is possible combination. For example, यहाँ पे point C जो है वो possible है, but the economy is working below the PPC curve, that indicates the unused resources or unemployment. अगर point C पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमने कुछ रिसोर्सेज को यूज ही नहीं किया, हमने अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दी, हम इनएफिशिएंटली जो है इकोनॉमी पे वर्क कर रहे हैं, तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट होगी रिसोर्सेज की। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पे रिसोर्सेज का है, अकेला लेबर का नहीं है। मतलब अगर कैपिटल हम कम यूज कर रहे हैं, तो कैपिटल भी अनएम्प्लॉयड है। आगे चलते हैं जी, मनी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। आगे चलते हैं जी, मनी। नो सर। Anything which is widely accepted in exchange of goods or settling debts is regarded as money. Barter system existed before the introduction of money. जैसे कि हमने पहले भी किया था कि पहले बार्टर सिस्टम होता था, उसमें क्या काफी दिक्कतें होती थी, उस दिक्कतों को दूर करके हमने इंट्रोड्यूस किया मनी को। सबसे पहले आई थी मेटेलिक मनी, या फिर उससे पहले गोल्ड या सिल्वर के कॉइन से हमारे पास, उसके बाद मेटेलिक मनी आई, उसके बाद हमारे पास पेपर मनी आई। ठीक है, तो ऐसे ये हिस्टोरिकल इसका कंसेप्ट है। Under barter system, goods are exchanged for goods. For example, 1 kg of rice is exchanged for 2 kg of wheat. But if 2 goats are exchanged for 1 cow, the problem of indivisibility crop up. Indivisibility क्या होती है? Indivisibility का मतलब होता है cannot divide into smaller units. ठीक है जी, cannot divide into smaller units. For example, यहाँ पे एग्जांपल लिया इन्होंने, 2 goats are exchanged for 1 cow. 2 goats are exchanged for, मतलब 2 goats अगर है तो उसका जो वो बराबर है 1 काउ के। तो अगर किसी बंदे को 1 गोट चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? 1/2 काउ। अब वो काउ को हम डिवाइड नहीं कर सकते, सबको दिख रहा है ना? हेलो, यस सर। यस सर। Yes, sir. ऑलराइट। सर। तो हाँ, इंडिविजुअलिटी की प्रॉब्लम जो है वो हमारे को फेस करनी पड़ती थी, जिससे हमारे को काफी दिक्कत होती थी। When some commodities are used as a medium of exchange by custom, it is called customary money. कस्टम मतलब हमारे जो पुराने रीति रिवाज थे, तो ऐसे रीति रिवाजों में कुछ मनी हम यूज करने लग जाते थे। फॉर एग्जांपल, द यूज ऑफ कौड़ी। कौड़ी आपने सुना होगा, कौड़ियों के भाव पे मिल रही है जमीन, है ना? या फिर कौड़ियों के भाव पे ये चीज मिल रही है मेरे को। तो उसका कौड़ी का मतलब क्या है? एक कमोडिटी होती थी कौड़ी, जिसको समुद्र में शंख वगैरह छोटी छोटी कौड़ियां उसको बोलते थे हम। अब उस कौड़ी को यूज करते थे एज ए मनी, क्योंकि हमको वही है कि गाय
या गोट्स एक दूसरे को बेचनी नहीं पड़ेंगी। हम क्या बेच देंगे, गोट के बदले कोड़ी ले लेंगे और कोड़ी से हम जाके काऊ खरीद लेंगे, राइट। तो कोड़ी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो हमारा बन गया था। उसके बाद देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई की कौन कौन से उसमें चीजें होती हैं। रुपी नोट्स एंड कॉइन्स। रुपी नोट्स और कॉइन्स। रुपी नोट्स का मतलब 1 रुपए का नोट नहीं है, उसमें सारे नोट्स आ गए हमारे। क्रेडिट कार्ड्स, इन सबको ऐड कर देंगे। ट्रैवलर चेक, जो हम चेक यूज करते हैं, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मनी सप्लाई। आगे जाके हम देखते हैं कि मनी सप्लाई जो है वो आरबीआई काफी यूज करती है, क्योंकि अगर मनी सप्लाई को आरबीआई कंट्रोल कर सकती है तो एक तरह से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। आगे थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस है, वो डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। द नेट इनफ्लो ऑफ मनी ऑफ ए पर्सन ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इनकम। फॉर एग्जांपल नेट इनफ्लो, इनफ्लो मतलब फ्लो कंसेप्ट है जी ये। जो उसके पास इनकम आ रही है किसी कोई काम करके, तो उसको क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। डेली इनकम हो सकती है जी, कोई दिहाड़ी कर रहा है इंसान। वीकली इनकम हो सकती है। मंथली इनकम जो इंडिया में चलती है, या फिर ईयरली इनकम जो पैकेज वगैरह पे लोग काम करते हैं, राइट। सेविंग, जैसे मैंने बताया था, सेविंग क्या होती है, इनकम को क्या हम कर सकते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो सेविंग इज डिफाइंड एज इनकम माइनस कंजम्पशन। अगर मैं इसी को आगे लेके चलूँ तो सेविंग क्या आ जाएगा, वाई माइनस सी, राइट। तो सेविंग क्या है, इनकम माइनस कंजम्पशन। Whatever is left in the hands of an individual after meeting the consumption expenditure is called saving. Saving is generated out of current income and also out of past income. ठीक, पास्ट इनकम मेरे पास कोई है तो उससे जो मैं मनी बचाता हूँ कंजम्पशन ना करके, तो वो भी मेरी सेविंग का पार्ट है। जो करंटली मेरे को पैसा मिल रहा है वहां से जो मैं कंज्यूम करके बचा रहा हूँ, वो भी मेरा सेविंग का पार्ट है। मार्केट, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में द टर्म मार्केट रेफर्स टू प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज बॉट एंड सोल्ड। कोई एक प्लेस है, वहां पे गुड्स सेलर भी मौजूद है और वहां पे बायर भी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल सेलर है, यहाँ पे बायर्स हैं, और जो जहाँ पे वो मिलते हैं उसको हम बोलते हैं मार्केट। जहाँ पे सेलर्स और बायर्स आपस में जाके मिलते हैं, एक्सचेंज करते हैं, राइट। यहाँ पे सेलर्स और बायर दोनों आपस में एक्सचेंज करने जाएंगे, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं हम, मार्केट। फॉर एग्जाम्पल सब्जी मंडी जो हम बोलते हैं, सब्जी मार्केट। सब्जी मंडी में क्या होता है, सेलर्स होते हैं वहाँ पे जो अपना सामान बेचना चाहते हैं, और वहाँ पे बायर्स होते हैं जो उनका सामान खरीदना चाहते हैं। जब वो आपस में जाके वहाँ पे मिलते हैं तो उसको हम मार्केट बोल देते हैं। क्लियर। बट इन इकोनॉमिक्स it is referred to a system which the buyers and seller established contact with each other directly or indirectly with a view to purchasing and selling the commodity। ये जो डेफिनेशन है, ये हमने देखी अभी, कि जहाँ पे वो आपस में मिलते हैं उसी को हम मार्केट बोलते हैं। अगर देखा जाए तो कुछ कुछ जगह ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल कि गवर्नमेंट ने कोई कोई स्टॉल लगाया है ना, वो सिर्फ दिखाने के लिए लगाया कि यहाँ पे आप आके आप देखो कि हम क्या क्या चीजें बना रहे हैं। कोई स्टॉल लगा दिया, ठीक है, पर वो सेल नहीं कर रहे, सेल नहीं कर रहे, पर वहाँ पे बायर मौजूद है, तो हम इसको मार्केट नहीं बोलेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट ने मार्केट में मार्केट बनाई है ना। मार्केट क्या होगी, वहाँ पे जब बाय सेलर्स और बायर्स दोनों मिलेंगे। तो अगर अकेला सेलर प्रेजेंट है तो भी वो मार्केट नहीं है, अगर अकेला बायर प्रेजेंट है तो भी वो मार्केट नहीं है। फंक्शन ऑफ ए मार्केट, मार्केट का फंक्शन देखते हैं। टू डिटरमिन द प्राइस ऑफ गुड्स, टू डिटरमिन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। जैसे हम सप्लाई और डिमांड में करते थे, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी। तो मार्केट का जो फंक्शन है वो क्या है, कि एक तो प्राइस को डिटरमिन करना, कि कहते हैं ना कि मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, सब्जी मंडी में क्या प्राइस चल रहा है, तो एक तो प्राइस डिटरमिन करते हैं। दूसरा, उस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है वो डिटरमिन करते हैं, ठीक। मार्केट मैकेनिज्म,
mechanism means the totality of all market, मतलब सारी market का total sum, that is the market for all goods and services in the economy. The market mechanism determine the price and quantity bought and sold in all goods and services. मार्केट क्या है? मार्केट एक तरह से हम जर्नल टर्म्स में यूज कर रहे हैं इस चीज को। मार्केट का मतलब क्या है कि अगर सारी कमोडिटीज, कोई भी कमोडिटीज मार्केट में बिक रही हैं, उनको हम बोल देंगे कि ये मार्केट मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म है। ठीक है जी, मार्केट मैकेनिज्म है जहाँ पे बायर और सेलर मिलेंगे, आपस में कुछ भी बेचेंगे। मैं पर्टिकुलर कमोडिटी की मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ कि मार्केट मैकेनिज्म क्या है, जहाँ पे बायर और सेलर आपस में मिलेंगे वो बेचेंगे, राइट। और भी एक तरीके के मैकेनिज्म होते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है कैपिटलिस्टिक सिस्टम का पार्ट है। आपको पता होगा कि दो तरह के सिस्टम है, कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्टिक। तो ये मार्केट मैकेनिज्म जो है ये कैपिटलिस्टिक सिस्टम का पार्ट है। सोशलिस्टिक सिस्टम एक और मैकेनिज्म होता है, वो मार्केट से थोड़ा अलग होता है। तो इसके लिए हम सिर्फ इकोनॉमिक्स में कैपिटलिस्टिक सिस्टम के मार्केट मैकेनिज्म को ही स्टडी करते हैं। आगे डेफिनेशन देखते हैं। कैपिटल स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज अ इंक्रीमेंट इन कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक में इंक्रीमेंट, डेल्टा क्या है? यहाँ पे चेंज को दिखा रहा है, ये डेल्टा जो है चेंज को दिखा रहा है। चेंज इन कैपिटल, डेल्टा के इज इन्वेस्टमेंट। चेंज इन कैपिटल क्या बन जाता है हमारा? इन्वेस्टमेंट। अच्छा, सपोज वी आर, ये आप एग्जांपल आपने करी होगी पहले ही। वी हैव ए रिजर्वर फिल्ड विद वाटर एंड देयर इज अ टैप ओवर द रिजर्वर। इफ द टैप इज टर्न्ड ऑन, वाटर विल फ्लो इन द रिजर्वर एंड द वाटर लेवल इन द रिजर्वर विल इंक्रीज। कोई हमारे पास टब है, उस टब में हमने टैप लगा रखी है, राइट। अब टैप को हम चलाते रहेंगे। टैप क्या है? कैपिटल स्टॉक है। टैप कैपिटल स्टॉक नहीं है। कैपिटल स्टॉक क्या है? ये टब है। टैप क्या है? इन्वेस्टमेंट है। जैसे टैप से पानी चलता रहेगा, इन्वेस्टमेंट एक फ्लो कंसेप्ट हो गया, जो भी पानी चल रहा है। और कैपिटल जो है, कैपिटल स्टॉक जो है, स्टॉक कंसेप्ट हो गया, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना हमारे पास कैपिटल पड़ा हुआ है। वाटर इन द रिजर्वर कैन बी कंपेयर टू द कैपिटल स्टॉक एंड वाटर फ्लो फ्रॉम द टैप कैन बी कंपेयर्ड विद द इन्वेस्टमेंट। आगे जी, कैपिटल स्टॉक इंडिकेट्स द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होती है कि हम, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि हम कितना ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी कि कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। If the economy decide to increase the level of output, it has to produce new machine. Producing new machine is called capital formation of investment. अगर हमने नई मशीन्स को, जैसे कि हमने पहले कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात की थी कि हमने मशीन बनानी ज़्यादा शुरू कर दी। मशीन से क्या है? मशीन एक रॉ मटेरियल का काम करेगी, मशीन के साथ हम और ज़्यादा चीज़ें जो है वो बना सकते हैं। तो मशीन बनाने से क्या होगा? हमारे पास प्रोडक्टिव कैपेसिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? आगे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। रियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है जी? इंक्रीज इन द रियल कैपिटल स्टॉक इज कॉल्ड रियल इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल मशीन्स, रॉ मटेरियल्स, बिल्डिंग एंड अदर टाइप ऑफ कैपिटल। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? द परचेज ऑफ न्यू शेयर्स। यहाँ पे ध्यान देना, न्यू शेयर्स ओनली, ओल्ड शेयर नहीं। न्यू शेयर्स ऑफ ए कंपनी इज कॉल्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जैसे किसी कंपनी का आईपीओ लॉन्च हो रहा है, तो उसमें हमने जाके शेयर खरीद लिए, तो वो क्या है? एक तरह से पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। परचेजिंग ऑफ एन existing share from another shareholder is not an investment because it cannot increase the capital stock of the company.
सेकेंडरी मार्केट में अगर हम कोई शेयर परचेज कर रहे हैं दूसरे शेयर होल्डर से, तो वो जो है वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने परचेज किया हुआ है, वो हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को किसी भी तरीके से इंक्रीज नहीं करेगा। In the product market, in the macroeconomic framework, equilibrium will be established where following equation hold: y is equal to c plus I. ये टू सेक्टर मॉडल है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। The right hand side of the equation is aggregate demand, left hand side of the equation is aggregate supply. इसको मैं इस तरीके से समझा देता हूँ। y is equal to consumption plus investment, ठीक। एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट डिमांड जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई होगी वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। अब y को मैंने आपको बताया था, y क्या है, इनकम है। इनकम क्या होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, राइट। अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक। सी से सी कट गया जी, हमारे पास क्या बच गया, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो ये जो हमारे पास एक इक्वेशन है, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है। तो यहाँ पे इन्होंने सेम ही किया है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सो इन इक्विलिब्रियम सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इन इक्विलिब्रियम सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगी, बट देयर इज नो गारंटी दैट दीस टू शुड ऑलवेज बी इक्वल। ऐसा कुछ नहीं है कि ये हमेशा ही इक्वल होगी, क्योंकि इक्वल कहाँ पे होंगी, ये इक्विलिब्रियम में इक्वल होंगी। इक्विलिब्रियम हमेशा नहीं होता, मतलब कागजों में हम देख सकते हैं, थ्योरी में देख सकते हैं, पर इन रियलिटी क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, बिकॉज saving are made by the household while investment are undertaken by the businessman। सेविंग जो कर रहा है वो एक अलग बंदा है, इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है वो एक अलग बंदा है। उन दोनों में डिफरेंस हो सकता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। देयर मोटिव्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। सेवर्स का मोटिव क्या है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मिले अपनी सेविंग पे, और बिजनेसमैन का मोटिव क्या है कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले अपनी इन्वेस्टमेंट पे। Again, note important, if there is foreign investment, then saving is not equal to investment। अगर foreign investment इसका पार्ट है तो सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं है। आगे जी को डेफिनेशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। द एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। एक पूरे साल में एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट हम इकोनॉमी में करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। The gross investment includes inventory investment and fixed। इन्वेंट्री का मतलब इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हमने खरीदा, इकट्ठा किया। सेमी फिनिश्ड गुड, जो अभी फिनिश नहीं हुई है, जो आधी हैं, ठीक है। और फिनिश्ड गुड, हमने स्टॉक रख लिया कुछ गुड्स का एक जगह पे, तो उन सबको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर हमने रॉ मटेरियल खरीदा, हमने सेमी फिनिश्ड गुड जो है वो इकट्ठी की, या फिर फिनिश्ड गुड का एक गोडाउन बना लिया अलग से, वो सभी क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मेड इन फिक्स्ड एसेट लाइक मशीन्स, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, शेयर्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के अलावा जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट होगी हमेशा फिक्स इन्वेस्टमेंट पे रहेगी। आगे डिफरेंस क्या है ग्रोस और नेट का, बाय डिड्यूसिंग द डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ग्रोस इन्वेस्टमेंट द नेट इन्वेस्टमेंट कैन बी obtained। ये सिंपल सा कांसेप्ट है कि अगर आपको नेट चाहिए तो आप ग्रोस में से डेप्रिसिएशन घटा दो, राइट। हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट आ जाती है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? No, sir. आगे बढ़ूं मैं? Yes, sir. तो चलिए फिर अभी हम इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर शुरू करते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड, सप्लाई
एंड इक्विलिब्रियम। थ्योरी ऑफ डिमांड में सबसे पहले हम देखेंगे डिमांड क्या होती है। डिमांड मीन्स डिजायर इन कॉमन पार्लांस। डिमांड को हम डिजायर बोलते हैं आम भाषा में कि इसकी डिमांड लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं इसके ना, कितने डिजायर कर रहे हैं इस चीज की। बट इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स डिजायर्ड backed by the purchasing power and willingness to pay the price। बैक्ड होना चाहिए किसका? परचेजिंग पावर। अगर आपके पास इनकम नहीं है और आप कह रहे हो कि आप कार खरीदोगे, तो डिजायर ही है, वो डिमांड नहीं है। ठीक है जी। इकोनॉमिक्स टर्म में डिमांड क्या होगी? अगर आपके पास इनकम है, आपके पास परचेजिंग पावर है और आप कह रहे हो कि आप कार लोगे, तो आप डिमांड कर रहे हो कार की। क्लियर है? तो उसकी बैकिंग होनी चाहिए परचेजिंग पावर की और प्राइस पे करने की। ऐसा भी नहीं होना चाहिए अगर आपके पास इनकम है और आप दे ही नहीं सकते, आपने कह दिया कि आप इनकम नहीं दोगे, आप खर्चा नहीं करोगे, पर आप कार खरीदना चाहते हो, तो वो भी एक डिमांड का पार्ट नहीं बनेगी। Ability or purchasing power is measured usually by the level of income and wealth of the customer। परचेजिंग पावर या उसकी एबिलिटी क्या परचेज करने की, वो कैसे देखते हैं हम? लेवल ऑफ इनकम, उसकी इनकम कितनी है जी, या फिर वेल्थ। कई कई बंदे ऐसे होते हैं जिनकी इनकम जीरो होती है और उनकी वेल्थ काफी है, तो वो परचेजिंग पावर तो उनके पास है। या फिर कईयों की इनकम ज्यादा, उनके पास वेल्थ जीरो है, उनकी कोई अच्छी नौकरी लगी हुई है तो उनके पास काफी इनकम है, तो वो भी कार परचेज करते हैं, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ठीक। टू कंप्लीट डिमांड फॉर ए गुड और सर्विस देयर शुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायर एंड परचेजिंग पावर, जो हम बात कर सकते हैं कि डिजायर भी होनी चाहिए, आपको लेने की इच्छा भी होनी चाहिए, एंड परचेजिंग पावर, आपके पास इनकम या फिर वेल्थ भी होनी चाहिए उसको लेने के लिए। आगे है जी डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड्स। डिमांड डिमांड के काफी डिटर्मिनेंट्स होते हैं कि डिमांड काफी चीजों पे डिपेंड करती है। काफी मतलब 30, 40, 50, 100 कुछ भी हो सकती है ये, पर हम इकोनॉमिक्स में कोई 5-6 चीजों, जो मेन मेन चीजें हैं वो लेके चलेंगे। प्राइस ऑफ द गुड, सबसे ज्यादा जो डिमांड डिपेंड करती है वो उस चीज के प्राइस पे डिपेंड करती है। द डिमांड फॉर एनी कमोडिटी फर्स्टली डिपेंड अपॉन इट्स ऑन प्राइस। व्हेन द प्राइस राइजेस डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन द प्राइस फॉल्स डिमांड इंक्रीजेस। ये होता है नॉर्मल गुड के केस में। ज्यादातर नॉर्मल गुड्स ही होती हैं। नॉर्मल गुड्स के केस में अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज होगी, अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज होगी। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती हैं जिसको हम एक दूसरे पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी। ठीक है, दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अगर टी महंगी हो गई तो हम क्या करते हैं? हम शिफ्ट हो जाते हैं कॉफी पे। अगर कॉफी महंगी हो गई तो हम शिफ्ट हो जाते हैं टी पे। तो सारे ऐसा नहीं करते, पर मेजोरिटी ऑफ द पीपल विल शिफ्ट डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, तो दोनों चीज क्या है आपस में? आपस में क्या है वो? सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के। तो डिमांड इस पे भी डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, चाय का सेम रहता है, कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो लोग क्या करेंगे? चाय को ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो कॉफी का प्राइस और चाय का डिमांड दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा भी, उस दूसरे की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। जबकि ऊपर हमने देखा था कि ऊपर जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लोपिंग है। इसका मतलब क्या है? प्राइस अगर कमोडिटी का इंक्रीज हो रहा है तो उसकी डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है। इधर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग गुड अगर इंक्रीज हो रहा है तो जो दूसरी कमोडिटी है उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है। DN and the price of its substitute PS are directly or positively related। दोनों पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होती हैं जो हम इकट्ठी खरीदना पसंद करते हैं, जो इकट्ठे ही होते हैं, राइट? जिन दोनों का एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल का एग्जांपल ये है यहाँ पे। पेट्रोल कि अगर पेट्रोल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए तो लोग क्या करेंगे? कार को खरीदना क्योंकि कार बिना पेट्रोल के आप कैसे चलाओगे, राइट? तो अगर पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो आप कार को
खरीदना कम कर दोगे। अगर पेट्रोल के प्राइसेस कम होंगे तो आप कार को ज़्यादा खरीदोगे, राइट। तो ऐसे क्या है कि डिमांड फॉर कमोडिटी डी एंड प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट पीसी आर इनवर्सली रिलेटेड। जैसे नॉर्मली डिमांड के केस में इनवर्सली रिलेटेड होता है ना प्राइस और डिमांड, वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में प्राइस और दूसरी गुड का जो डिमांड है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है। इसमें आप और एग्जांपल भी दे सकते हो, चाय एंड शुगर। अगर शुगर का प्राइस बहुत बढ़ गया, ठीक है, तो चाय का प्राइस भी बढ़ेगा, चाय की लोग कम डिमांड करेंगे। अगर शुगर का प्राइस कम हो गया, चाय की लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, राइट। तो ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री शूज एंड सॉक्स, लेफ्ट शूज राइट शूज। वैसे काफ़ी एग्जांपल्स हैं जो इकट्ठे ही डिमांड किए जाते हैं। अगला जी जो डिमांड को अफेक्ट करता है वो है कंज्यूमर की इनकम। अगर ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा डिमांड करेगा चीज़ को, अगर कम इनकम होगी तो कम डिमांड करेगा। दिस हैपन when the good is normal but the reverse relation will work when the good will be inferior goods क्या होती है? inferior goods होती हैं जो कि गरीब लोग कंज्यूम करते हैं। गरीब लोग क्या क्या कंज्यूम करते हैं? फॉर एग्जांपल चावल, एक पोहा जिसको चिड़वा बोलते हैं ना, या सत्तू हो गया। ऐसी ऐसी जो चीजें जो सिर्फ गरीब लोग खाते हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब लोग खा रहे हैं, पर क्योंकि उसका प्राइस बड़ा कम होता है, प्राइस काफी नीचे होता है, इसलिए गरीब लोग कंज्यूम करते हैं। तो जैसे वो गरीबी से बाहर निकलते हैं, जैसे वो मिडिल क्लास में मूव करते हैं, तो वो क्या करते हैं, इनको खाना बंद कर देते हैं और दूसरी कमोडिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल रोटी पे या फिर बर्गर खाने लग गए, है ना। तो ऐसी चीज़ों पे शिफ्ट हो जाते हैं और वो जो नॉर्मल हमारी जो कमोडिटीज थी उसको वो बंद कर देते हैं। तो इस केस में अगर लोगों की इनकम इंक्रीज होती है तो वो चीज़ों की डिमांड उल्टा कम हो जाती है बढ़ने की बजाय। इन चीज़ों को हम बोलते हैं इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, अच्छा जी, इस पे भी डिमांड काफ़ी डिपेंड करती है। अगर टेस्ट जो है वो चेंज होता है तो डिमांड जो commodity change हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा किसी चीज़ की ऐड करता है ना, वो बोलता है कि ये चीज़ खाओ आपको रोज ये हो जाएगा, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, तो वो क्या है, लोगों का प्रेफरेंस या टेस्ट चेंज कर देता है, तो उससे लोग वो ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कोक हो गया, कोका कोला, पेप्सी हो गया, ये 1991 से पहले इंडिया में था ही नहीं, तो लोग तो फिर भी जी रहे थे। पर उनके बाद क्या है, लोगों की प्रेफरेंस को चेंज कर दिया कि लोगों को टेस्ट आना शुरू हो गया, तो उससे क्या है, लोग ज़्यादा खरीदने लगे। ठीक है, तो टेस्ट और प्रेफरेंस जो कंज्यूमर्स की है ओवरऑल, वो भी चेंज करती है डिमांड को लेकर। पॉपुलेशन, व्हेन द पॉपुलेशन साइज इंक्रीजेस द डिमांड फॉर गुड्स आल्सो इंक्रीजेस। पॉपुलेशन साइज जैसे इंक्रीज होएगा तो उससे डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, जैसे अभी आप देखोगे कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इंडिया में बोला जाता है कि आप कुछ भी प्रोड्यूस कर दो वो आपका बिक जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है। तो पॉपुलेशन एक काफ़ी बड़ा डिटर्मिनेंट है डिमांड को कंट्रोल करने के। क्लाइमेट, क्लाइमेट कंडीशन कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिमांड। इन हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस कोल्ड ड्रिंक्स आर डिमांडेड। ठीक है जी, जब गर्मियाँ होती हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। इन रेनी सीजन डिमांड ऑफ अम्ब्रेला आर इंक्रीज। तो इसको क्लाइमेट या फिर सीजनैलिटी भी आप बोल सकते हो। अगर एग्जाम में दोनों आए तो आप दोनों का मतलब यही है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। लॉ ऑफ डिमांड हमने पढ़ रखा है पहले भी। लॉ ऑफ डिमांड इज अ जनरल स्टेटमेंट स्टेटिंग दैट प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। आपने यहाँ पे डिमांड नहीं लिखना कभी, प्राइस और डिमांड। ठीक है, हम बोलते हैं
पर आपने हमेशा ही क्वांटिटी डिमांडेड, ये जो वर्ड है इसकी काफी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी आर इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है जी, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है। लॉ ऑफ डिमांड किस किस में रिलेशन दिखाती है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। आगे हमारे पास आ जाता है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या बोलता है, फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या रिलेशनशिप है वो हमारे को डिमांड फंक्शन जो है वो दिखाता है। According to the law of demand, when all other things remain constant, if the price of good rises, then its demand is decreased. If the price falls, demand will also be increased. It means there is an inverse relationship. ठीक है जी, ये हमारे को पता है कि डिमांड इज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखना हो, डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। बट इस केस में हमने एक अजम्पशन लगाई है, हमने अज्यूम किया है कि ऑल अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, कि बाकी सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट रहेंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम डिमांड की बात कर रहे हैं, डिमांड ऑफ चाय इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ चाय। ठीक है जी, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। इसमें हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि बाकी जो चीजें हैं, इन कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं हो रही, कॉफी का प्राइस चेंज नहीं हो रहा है ना, और टेस्ट ऑफ रेफरेंस कंज्यूमर की चेंज नहीं हो रही, सब्स्टिट्यूट जो गुड है, कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड है उसका प्राइस चेंज नहीं होता, तब हम जाके ये डिमांड फंक्शन बनाते हैं। आगे देखते हैं। The demand function explain the function relationship between demand of a commodity and determinants of demand. जनरल टर्म में अगर आपको डिमांड फंक्शन पूछा जाए तो जनरल टर्म में डिमांड फंक्शन ये सारा आ जाएगा। डिमांड किस किस के बीच में है, प्राइस ऑफ कमोडिटी जो हमने पहले किया, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। इसमें अब आगे भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, पर ये जनरल स्टेटमेंट है। हमारी को हम किसके साथ डील करेंगे, जो ये ऊपर दिया हुआ है, डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी, बस। उसमें बाकी ये जो सारी चीजें हैं ये क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। डिमांड शेड्यूल, it shows the various quantities of the goods that are demanded at various level of prices. There are two types of demand schedule, individual demand schedule। शेड्यूल क्या दिखाता है हमारे को, quantities of the good demanded at different price level। एक प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है, दूसरे प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है, तीसरे प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है, इन सब का हम जो टेबल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिमांड शेड्यूल। दो तरह के होते हैं जी, इंडिविजुअल एंड मार्केट। इंडिविजुअल में क्या होगा, कोई एक इंसान है, उसने डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे 5 पे 10 की डिमांड की, 4 पे 20 की, 3 पे 30 की, 2 पे 40 की, 1 पे 50 की। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बन गया कि वेरियस क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर गुड दैट आर डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल पर्सन एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस। ठीक, डायग्राम आपको पता है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड कर्व, दिस इज डिमांड कर्व, एंड हियर वी रॉट क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे क्या आएगा, अपना वाई एक्सिस पे क्या आएगा, प्राइस, और एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड। अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो क्या है, नेगेटिव रिलेशन शो हो रहा है। अगर डिमांड पॉजिटिव हो जाए तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव रिलेशन शो हो रहा है। मार्केट डिमांड कब क्या होती है, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, इट शोज द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ द गुड्स दैट आर डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर। सारे कंज्यूमर, सारे हमने इकट्ठे कर लिए उस कमोडिटी के केस में, इन द मार्केट एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस इन द मार्केट। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि गुड हमारे पास सेम ही है, गुड एक ही है। चाय की बात कर रहे हैं तो चाय की बात ही कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट गुड्स नहीं लेके आ रहे। तो मार्केट किसकी है, चाय की मार्केट हम स्टडी कर रहे हैं, राइट।
उसमें 3 कंज्यूमर लिए हैं इन्होंने, ए बी सी, तीनों को जोड़ देंगे हम तो तीनों की डिमांड आ गई 10 रुपये पे 300, 8 रुपये पे 385 की डिमांड कर रहे हैं तीनों, 6 रुपये पे 505 की, 4 पे 660 की, 2 पे 900 की। इसको हम अगर ड्रॉ करना चाहें तो ये ऐसी दिखेगी, जो लास्ट वाली डायग्राम है आपके पास। तो मार्केट डिमांड का भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ए जो कर्व है वो कंज्यूमर ए की कर्व है, बी जो है कंज्यूमर बी की, सी जो है कंज्यूमर सी की। तीनों को हम जोड़ देंगे। जोड़ना कैसे है? फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ है यहाँ पे, ये देखो, ए के केस में, कंज्यूमर ए के केस में प्राइस अगर पी है तो क्वांटिटी क्या हुआ है, बी के केस में प्राइस पी है तो क्वांटिटी क्या हुआ है, सी के केस में प्राइस पी है तो क्वांटिटी क्या हुआ है। तीनों क्यू को जोड़ देंगे, उस प्राइस के केस में यहाँ पे 3 क्यू आ जाएगा। क्यू 1 है, यहाँ पे भी क्यू 1 है, शायद मेरे को दिख नहीं रहा अच्छे से, यहाँ पे भी क्यू 1 है। अब प्राइस P1 में हम तीनों डिमांड्स को जोड़ देंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्यू 1 आ जाएगा मार्केट डिमांड में। क्लियर है? तो इस तरीके से हम मार्केट डिमांड को बनाते हैं। द इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। जैसे कि इंडिविजुअल की डिमांड स्लोप डाउनवर्ड स्लोप कर रही है, तो वैसे मार्केट की डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड स्लोप करेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और डिमांड। अब फर्ज करो कि कोई एक कंज्यूमर है, उसकी डिमांड कर्व फ्लैट है, ठीक है जी, सी की मान लो फ्लैट है, तो ओवरऑल मार्केट डिमांड कर्व आपको नेगेटिव ही दिखेगी जब आप सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो एक कंज्यूमर के डिफरेंट होने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल जो हमारी मार्केट डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहेगी। अच्छा, कॉजेज, अब देखते हैं कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है जी, क्यों है ये पता करते हैं। नंबर 1 इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमने पढ़ा हुआ है कि क्या बताता है, व्हेन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज मोर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी विल बी लेस। ठीक है, जैसे जैसे हम किसी चीज को कंज्यूम करते रहेंगे, खरीदते रहेंगे, तो उससे जो हमारे को मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हो रही है वो क्या है, डिक्रीज होती रहेगी। सो द कंज्यूमर डिमांड्स मोर गुड्स व्हेन द प्राइस इज लेस। जब उसका, जैसे प्राइस इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी हम बनाते हैं ना, इक्वी मार्जिनल में, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लॉ में, तो मार्जिनल यूटिलिटी अगर कम है तो प्राइस भी कम है, तो इसका मतलब वो ज्यादा कमोडिटी जो है खरीद पा रहा है कम प्राइस पे। दिस इज वाई द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नंबर 2 इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मान लो कि दो कमोडिटीज थी हमारे पास, चाय एंड कॉफी। ठीक है, अब एक का प्राइस, कॉफी का प्राइस बढ़ गया, चाय का प्राइस वही है, या फिर चाय का प्राइस कम हो गया, कॉफी का प्राइस वही है, तो क्या है, लोग जो है कॉफी से वो चाय पे शिफ्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से चाय की डिमांड प्राइस कम होने की वजह से इंक्रीज हो जाती है। इन द case of substitute, if the price of commodity X rises relatively to other good Y, the consumer will buy less of commodity X and buy more of commodity Y, which has become relatively cheaper. कॉफी के कंपैरिजन में चाय जो है वो चीप हो गई है, सस्ती हो गई है। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। डिमांड कर्व जो है इसकी वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। थर्ड वन इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या है कि द रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर राइजेस ड्यू टू द फॉल ऑफ प्राइस लेवल। अब ये कैसे होता है कि अगर मान लो कि ग्रोसरी या फिर मेरी इनकम अगर 10,000 रुपये है, उसमें से मैं 5,000 रुपया अपने एजुकेशन पे लगाता हूँ, राइट। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, अगर मेरी इनकम 10,000 रुपये है तो उसमें से मैं 5,000 रुपये अपने एजुकेशन पे लगाता हूँ। अगर एजुकेशन का जो प्राइस है वो कम हो जाए, एजुकेशन सस्ती हो जाए, मान लो 3,000 रुपये, तो क्या है, मेरे पास कितने पैसे बचेंगे अब, 7,000। पहले केस में कितने बच रहे थे, 5,000। तो मेरी इस तरह से रियल इनकम जो है वो इंक्रीज होगी। मेरी तनख्वाह को कोई फर्क नहीं पड़ा, 10,000 से 15,000 नहीं हुई, वो 10,000 ही है, पर मेरे पास ज्यादा पैसे बचने शुरू हो गए, तो मेरी रियल इनकम जो है वो बचनी ज्यादा शुरू हो गई। तो ठीक,
सो दे परचेज मोर एंड मोर गुड्स व्हेन द प्राइस फॉल्स। तो अगर एजुकेशन का खर्चा कम हो गया तो उससे क्या है कि मैं ज़्यादा एजुकेशन भी ले सकता हूँ, एक ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मैं पहले 3,000 रुपये की एजुकेशन 5 की ले रहा था, अब 3 की ले रहा हूँ। अब फिर से मैं 5 की लेना शुरू कर दूंगा, तो मैं एजुकेशन ज़्यादा लेना शुरू कर दूंगा, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं बचे हुए पैसे का किसी और चीज़ पे कंजम्पशन बढ़ा दूंगा। तो इस तरह से प्राइस डिक्रीज होने से हमारे पास रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है, तो उससे हम और ज़्यादा डिमांड करते हैं। दिस इज वाई जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। इसको हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट। आगे, न्यू बायर्स व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस द न्यू कंज्यूमर्स आर attracted to that commodity because when the price level falls it become cheaper good than before। ठीक है जी। फर्ज करो कि कोई फोन है, फोन पहले आता था 10,000 का, अब फोन का प्राइस कम हो गया, वो हो गया 5,000। अब कई बंदे ऐसे थे जो 10,000 पे अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पर अब फोन 5,000 का हो गया तो वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसलिए वो उसकी डिमांड करना शुरू करते हैं। इसलिए जो न्यू बायर्स हैं वो प्राइस कम होने से ज़्यादा डिमांड करते हैं, इसलिए डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। So the demand will rise when the price falls. Old buyers, when the price of anything decreases, the old buyers purchase more good than before. So the demand will be increased. That's why the demand curve slope डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओल्ड बायर जो पहले से खरीद रहे हैं, उन्होंने देखा कि पहले जो जब उन्होंने खरीदा था तब उसका प्राइस था 10,000 रुपया, अब उसका प्राइस हो गया 5,000 रुपये। तो उनको पता है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं 5,000 पे 2 फोन और खरीद लेते हैं। तो इसकी वजह से प्राइस कम होने की वजह से जो ओल्ड बायर है वही ज़्यादा खरीदना शुरू करते हैं, तो हमारी जो डिमांड है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाती है। अब इसके अलावा ये भी कर लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना। इसमें से भी एक दो क्वेश्चन आने की उम्मीद है पूरी। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, कुछ केस में जो लॉ ऑफ डिमांड है हमारा वो एप्लीकेबल नहीं होता, वो हम देखते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जो है क्या कहता है, इनवर्स रिलेशनशिप है ना। पर अब हम देखेंगे किस किस केस में ये ऊपर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, उसी को बोलते हैं एक्सेप्शनल डिमांड। जल्दी जल्दी देखते हैं, टाइम भी हो रहा है। गिफन पैराडॉक्स, नेसेसरी गुड्स जो होती हैं, जैसे मैंने बताया था कि जो गरीब लोग ज़्यादा खाते हैं, डिमांड वहाँ पे डिमांड जो है, डिमांड लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। अच्छा, इसको देखा था ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, नाम क्या इकोनॉमिस्ट का, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट सर रॉबर्ट गिफन, इसलिए इसको गिफन पैराडॉक्स बोलते हैं। उसने क्या ऑब्जर्व किया था कि लो पेड वर्कर परचेज मोर ब्रेड व्हेन इट्स प्राइस राइजेस। दैट्स व्हाई सिचुएशन इज नोन गिफन पैराडॉक्स। अब बात यह है कि जो लो पेड वर्कर है उनके पास सैलरी लिमिटेड होती है। अब सारी बाकी चीज़ का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रही है मार्केट में, ब्रेड का प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, तो वो बाकी चीज़ें छोड़ के सस्ती चीज़ जो है वो ब्रेड खाना शुरू कर देते हैं। हालांकि ब्रेड का प्राइस भी इंक्रीज हुआ है, पर वो ब्रेड खाना शुरू कर देते हैं, जो उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाए। इसी को बोलते हैं गिफन पैराडॉक्स। स्पेकुलेशन, sometimes the price of commodity might be increasing and it's expected to increase further, है ना। जब इन्फ्लेशन होती है इकोनॉमी में, तो फॉर एग्जांपल कि आज चीनी जो है वो 30 रुपए की है, कल 35 की है, परसों 40 की है, तो आपको लगता है कि आने वाले समय में ये 45 की हो जाएगी, तो आप 40 पे ही परचेज कर लेते हो ताकि प्राइस ज़्यादा इंक्रीज ना हो जाए। ठीक है, तो इसी स्पेकुलेशन के चलते प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है। 35 से तो इंक्रीज हुआ ना 40, तो जैसे 35 से 40 प्राइस इंक्रीज हो रहा है, लोग उसकी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन बन जाता है। Conspicuous consumption, these are certain goods which are purchased to project the status and prestige of the consumer. For example, luxury items की बात करें तो आज आप मार्केट में देखोगे कि एक एक बैग जो है वो 2-2 लाख का भी है ना।
2 लाख का, तो आपको क्या लगता है कि उसमें जो मटेरियल लगा है उसकी वैल्यू 2 लाख की है? नो, बस ब्रांड इमेज है, वो दिखाने के लिए कि हमारे पास बैग है तो हम अमीर हैं, बाकियों के पास बैग नहीं है और वो गरीब है। वो जनरली ऐसा होता है कि जो अमीर दिखना चाहते हैं वो अमीर होते नहीं असल में। तो मिडल जो सेगमेंट है उसको टारगेट किया जाता है, वो बैग बेचा जाता है, और वो बैग जितना महंगा होगा उतना उसको लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, कि बाकी जो लोग हैं वो खरीद नहीं पाएंगे, राइट। तो इससे डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी जैसे जैसे उनका प्राइस इंक्रीज होगा। तो ये भी एक एक्सेप्शन। आगे शेयर और स्पेकुलेशन मार्केट। शेयर मार्केट में क्या होता है कि लोग एंटिसिपेट करते हैं कि प्राइस इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, है ना। अगर प्राइस लोगों को लगता है कि इंक्रीज होगा और प्राइस ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक चला गया है, मतलब इंक्रीज हो चुका है, तो लोग बी पे भी बाय करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये शायद ऊपर और जा सकता है। तो इसकी वजह से जो डिमांड है वो शेयर्स की इंक्रीज होती है, ऐसे उनका प्राइस जो है इंक्रीज होता है। ये भी लॉ ऑफ डिमांड का फेलियर है। उसके आगे बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है? अफेक्टेड बाय टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द सोशल क्लास टू विच इट बिलोंग्स टू। आप अगर अमीर जगह पे रहते हैं, किसी किसी पोश एरिया में रहते हैं, किसी है ना इलाके में, तो वहाँ पे लोग क्या कंज्यूम कर रहे हैं, लोगों के पास कौन सी गाड़ी है ना, ये सब भी आपकी प्रेफरेंस को चेंज करता है। कहते हैं ना संगत का असर होता है। तो वैसा ही है कि जैसे वो इलाके में जो लोग कहते हैं ना बाजू वाले को देख के तो मैं भी ले आया अपनी कार, है ना। तो वो वाला इफेक्ट है ये, कि जैसे जैसे लोग अमीर दिखने का इच्छा रखते हैं, सोशल क्लास में एक्सेप्टेंस की जो इच्छा होती है, तो वो क्या है, डिमांड करवाती है चीज़ों की, चाहे उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज ही क्यों ना हो जाए, ठीक है। तो इससे भी जो लॉ ऑफ डिमांड है वो एक एक्सेप्शन, लॉ ऑफ डिमांड का एक एक्सेप्शन केस है। फॉर एग्जांपल ये प्लेइंग गोल्फ इज फैशनेबल अमंग कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव, then the price of gold accessories rises. The businessman may increase the demand for such goods to project his position in the society. उसको दिखाने के लिए कि मैं जिन लोगों के साथ रहता हूँ वो भी आ जाते हैं तो मैं भी जाऊंगा। लास्ट है जी वेबलन इफेक्ट। कंज्यूमर लोगों को लगता है कि अगर कोई चीज़ सस्ती है तो बेकार है, अगर महंगी हो रही है, महंगी है तो वो अच्छी है। तो ये जो इफेक्ट है, अगर महंगी चीज़ है तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, तो वो भी एक इसके इफेक्ट का एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल डिमांड कर्व है। एक्सेप्शनल डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगी, जहाँ पे प्राइस बढ़ने के साथ साथ लोग उसकी ज्यादा क्वांटिटी बाय करेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, बाकी sir. आगे जो पोर्शन बचा हुआ है वो हम कल स्टडी करते हैं। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं यहाँ पर।